एंड दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैटी और प्रवीण में। और हम लोग ये सीडीपी की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे 2018 के जो पेपर थे उसके सीडीपी के क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा उन तरीकों का वर्णन नहीं करता जिनसे एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान का मॉडल तैयार करता है। जब हम समस्या समाधान की बात करते हैं ना तो उसमें क्रिएटिविटी लानी है हमको। ठीक है, क्रिएटिविटी लानी है, सेल्फ से उसको क्रिएट करना है और सेल्फ से उसको आंसर देना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। कुछ हल करते समय गलती के लिए बारे में ईमानदार रहना। बच्चों को हमेशा जो है, छात्रों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी गलतियां जो होती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है डज नॉट, यानी कि नहीं वाला जो होगा ना ऑप्शन, उसको सही करना है। दूसरा है यूज़ वोकेबुलरी लाइक थिंक आइडियाज़ ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स। दूसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो हम विभिन्न उत्तरों वाली शब्दावली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सोचने के लिए बच्चों को कहते हैं, विचार करने के लिए कहते हैं, परीक्षण करने के लिए कहते हैं और विभिन्न उत्तर, विभिन्न प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने की प्रयास करवाते हैं। तो ये भी आपका आंसर जो है से हो जाएगा। तीसरा है आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। ये अभिसरण या फिर कन्वर्जेंट क्या होता है, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये कुछ टाइल्स होते हैं ना, कुछ टीएलएम होते हैं, टूल्स होते हैं, मैथ किट होती है उसमें होता है। आपने देखा होगा बच्चों को इसको खेलते हुए। अगर हम कहें कि इन टाइल्स का प्रयोग करके हम क्या क्या बना सकते हैं, है ना, तो हम बच्चों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कितने प्रकार से इस टाइल्स का यूज कर सकते हैं। इस टाइल्स का यूज करके क्या आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि एक ही प्रॉब्लम को कई तरीक़ों से सॉल्व करने के लिए सोचना। बच्चे सोचते हैं इसको। उदाहरण देखो, अगर एक बच्चा है, ये टाइल्स हम उसको दे देंगे तो हो सकता है वो कुछ इस प्रकार की तस्वीर मतलब एक बनाए उससे, टाइल से। हो सकता है कुछ ऐसा बनाए टाइल से, या फिर कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा बनाए, या फिर कुछ ऐसा बनाए। ये डिफरेंट प्रकार की सॉल्यूशंस उसके पास होंगे। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और बार बार क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपकी क्रिएटिविटी से, यानी कि रचनात्मक चीज़ से। अब अगर हम ये सीधे सीधे बच्चे से पूछ लें कि 2 और 2 कितना होता है, तो वो बता देगा 4। या फिर हम सीधे सीधे पूछ लें कि पेड़ और पौधे क्या देते हैं, वो देते हैं आपके ऑक्सीजन। ये जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा सीधे सीधे आंसर बता देता है, उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना, वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बच्चे को हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम लोग बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स। रटे रटाए क्वेश्चन, फैक्ट के क्वेश्चन को कह रहा है कि नहीं, फैक्ट के क्वेश्चन को, रटे रटाए क्वेश्चन को हमको उनको बताने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, रटा रटाया। फिर आपका तथ्यों से जुड़ी हुई चीज़ों को हमको नहीं पूछना है, हमको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे बच्चा सोचने पे मजबूर हो, कुछ बताने को मजबूर हो। और उसके बाद से लास्ट वाला क्वेश्चन, डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों हमारी बातें सही हैं, लेकिन आंसर में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछें, आस्क क्वेश्चन विथ कन्वर्जेंट आंसर, जिसमें फैक्ट टू फैक्ट आंसर हो। ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। ये इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा। तो पहले ग्रामीण का तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाव है। इमोशन की जब हम बात करेंगे ना, तो भय हो गया,
आपका खुशी हो गई, आपका दुख हो गया, ये सारी चीज़ें इमोशन में आती हैं। अटेंशन इमोशन में नहीं आता है, स्टिमुलस उत्तेजना इमोशन में नहीं आती है, मेमोरी इमोशन में नहीं आता। इमोशन समझ रहे हैं, भाव जो आपका हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गई, भय हो गया, हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी इमोशन में आती हैं। ये तो आसान है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फियर यानी कि भय। अगला क्वेश्चन, 3 साल का एक बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। एक बच्चा कहता है कि जो बूथ होता है ना, वहाँ से दूध का उत्पादन होता है। बच्चे जब जाता है वहाँ पे तो हो सकता है उसने कुछ सामान खरीदा हो, या दूध या पैकेट वाला दूध लाया हो, तो उसको लग रहा है कि दूध बूथ से दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ की सर्वोत्तम व्याख्या प्रस्तुत करता है, हमको बताना है। पहला है, बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा कि उसका अनुभव जो है ना, बस यही वो देखा है कि हो सकता है मैं दूध वहाँ से खरीदा हूँ, तो उसका मुझे अनुभव हो गया। बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, वो ज़रूर प्रदान करता है। और बच्चे के पास दुनिया का बहुत कम ज्ञान है, ऐसा नहीं है। बच्चे को दुनिया का बहुत ज्ञान होता है, वो एक्सपीरियंस वो करते रहते हैं। मूर्त संकल्पनाएं जो होती हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। एक दुकान से वो दूध खरीद रहा है, इसीलिए वो समझ रहा है कि दूध जो है वो दुकान से ही हमको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का वर्णन कौन सबसे अच्छा कर सकता है? ठीक है, शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। अच्छा, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे जब भी क्वेश्चन में आ जाए ना कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक का पालन करना चाहिए, एक पर्टिकुलर करिकुलम का पालन करना चाहिए, तो मैं कई बार वीडियोस में बताता हूँ, वो ऑप्शन आपका सीधे सीधे वहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त समय छोड़ना महत्वपूर्ण। पहला है सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना, और दूसरा है रिवीजन के लिए एक आपको क्या करना है, टाइम देना। देखो, जब भी ऐसा कोई आए ना, पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पढ़ाते हैं, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। हम पढ़ाते हैं किस लिए? कि बच्चे अधिगम कर सकें, बच्चे उसको सीख सकें। तो सीखने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि कोर्स को पूरा करने के लिए, ना कि किताबी ज्ञान उनको देने के लिए। तो ये ऑप्शन जब भी आ जाएगा ना कि पाठ्यक्रम को पूरा करना, रिवीजन करवाना, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, क्रिएटिंग ए रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न। देखिए, यहाँ पे बात आ गई सीखने की, कि चिल्ड्रन सीखें, बच्चा सीखे, अधिगम के संबंधित है। थोड़ा डायलॉग एंड इंक्वायरी, एक आरामदायक जगह बनाना जहाँ बच्चे बातचीत और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जब हमारी सीखने की बात आ जाती है, अधिगम की बात आ जाती है, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चौथा देखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। कह रहा है वैसे देख लेते हैं कि चौथा जो है कि कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। ऐसा नहीं है, उसकी भूमिका अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं है। उसकी भूमिका है कि ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें बच्चे आसानी से क्या कर सकें, सीख सकें। ये हो गया आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स इनकरेजेस रिच लर्निंग। कह रहा है कि इसमें से कौन सी क्लासरूम होगी ना, वो रिच लर्निंग को, ये प्रोग्रेसिव लर्निंग को क्या करती है? वह रिच लर्निंग इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। पहला है खुली गतिविधि। ठीक है, खुली गतिविधि के कोनों वाली एक कक्षा और खुली अलमारियों में बच्चों के साहित्य की कम से कम एक किस्म के किसी भी दिन सुलभ हो, 1 टाइम और डे। कह रहा है कि एक एक्टिविटी वाली क्लास हो। आप जानिए, जहाँ पे गतिविधि शिक्षण की बात होती है ना, वो क्लास सबसे अच्छी होती। और कह रहा है कि ओपन सिलेबस हो, और उसके साथ बच्चे को आप क्या करते हैं, एक दिन एक टाइम पे उनको पढ़ने के लिए देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। दूसरा है क्लासरूम विथ नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कपबोर्ड्स बोर्ड आउट वंस अ वीक फॉर अ प्ले।
कह रहा है कि अलमारी में साफ सुथरी सामग्री के साथ एक कक्षा जिसे सप्ताह में एक बार मुफ्त में खेलने के लिए फ्री, मतलब फ्री किया जाता है उसको, खेलने के लिए मुफ्त नहीं होगा यहाँ पे, खेलने के लिए लाया जाता है। चलिए भाई, ये भी अच्छी बात है। तीसरा है क्लासरूम कंस्ट्रक्टेड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्राइवन बाय टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक एक सामग्री द्वारा संचालित हो, संरचित योजनाबद्ध नियोजित कक्षा, नियोजित कक्षा, प्लानिंग प्लान्ड लर्निंग। देख लीजिए यहाँ पे लर्निंग की बात आ गई, ठीक है ना। जब लर्निंग की बात आ जाएगी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है, प्लान लर्निंग। अगला भी देख लेते हैं, क्लासरूम विथ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रेन सो दैट द मटेरियल लास्ट्स लॉन्गर। अब देखो यहाँ पे क्या है, चौथा ऑप्शन देखना ध्यान से, कह रहा है कि हम ऐसा क्लासरूम बनाएंगे जिसमें कुछ सामान रखेंगे और बच्चों की पहुंच से वो बाहर रहेंगे सामान। तो यार ऐसे सामानों की आवश्यकता क्या है, उसके बाहर है। जब हम टीएलएम की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, तो वो भी बच्चों के क्या होते हैं, पहुंच में होते हैं, ठीक है। बच्चों की पहुंच में अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो बच्चों की पहुंच में नहीं है, वो हमने इसलिए बस रखा है कि साफ़ सुथरा रहे, तो वो चीज़ गलत है। पहला है क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्फ एक्सेसिबल एट एनी टाइम। कह रहा है कि हमारे पास मटेरियल बहुत सारे हैं, एक्टिविटी हम करा रहे हैं, लेकिन भाई जब एक्टिविटी का कोई एक एम होना चाहिए ना, कोई एक्टिविटी हम करवाते हैं तो उसका एम होता है कि बच्चे सीख जाएंगे। जैसे हमने एक्टिविटी कराई, एक बॉल में बहुत सारे आपके लड्डू रखे और एक एक लड्डू उसमें से निकाले चले गए, लास्ट में बॉल खाली हो गया, तो हम पूछेंगे क्या बचा, तो बच्चे कहेंगे कुछ नहीं बचा, तो बताएंगे हम ये शून्य की संकल्पना है, ज़ीरो की संकल्पना है, जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ ज़ीरो कहा जाता है। तो कुछ एक्टिविटी का एक गोल होना चाहिए ना। ये कह रहा है कि ओपन एक्टिविटी, कोई उसका एम नहीं है, एक्टिविटी आप करते रहिए, तो ये पहला ऑप्शन भी आपका गलत ही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हमने गलत कर दिया है। दूसरा, ए क्लासरूम विथ नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कपबोर्ड, अलमारी में बहुत ही साफ़ सुथरा, अलमारी में बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें रखी हैं, बच्चों को नहीं दी जा रही हैं और हफ्ते में केवल एक दिन दी जा रही हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग। सीखने के लिए हमने प्लानिंग किया है, जब सीखने के लिए हमने प्लानिंग किया है तो वो ऑप्शन हमारा क्या है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। जब भी हम प्लान्ड लर्निंग की बात करते हैं, योजनाबद्ध लर्निंग की बात करते हैं, वही ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही होता है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए कि हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर से हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आप कमेंट भी करते जाइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, फिर टैली करिए कि देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो टेक्स्ट बुक की बात होती है ना, आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में, उसकी बात कर रहे हैं। वे राष्ट्र या राज्य में सीखने में अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं। अच्छा, ये तो मकसद नहीं होना चाहिए कि एकरूपता बनाए रखें, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकरूपता बनाने के लिए नहीं होता है, एक पर्टिकुलर लर्निंग जो होती है ना, कि बच्चों को हमको क्या सिखाना है, उसके आधार पे हम लोग बनाते हैं उसको। दूसरा है, वे शिक्षकों और माता पिता को अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। ऐसा भी नहीं है कि वो केवल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होती हैं। अगला क्या है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। संसाधन रहित, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल ना हो, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने की ज़रूरतें के सामान ना हो, आपके पास मैथ किट ना हो, आपके पास साइंस किट ना हो, मैथ से जुड़ी चीज़ें ना हो, तो ऐसी जगह पे ये पुस्तकें बहुत ही अच्छा रोल निभाती है, बहुत ही अच्छा आवश्यक संदर्भ है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला ऑप्शन, आप तो मैंने कहा कि पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत। और ये मार्गदर्शन के लिए नहीं होती हैं, एक लर्निंग के लिए होती हैं, लर्निंग से रिलेटेड होती हैं आपकी पाठ्य पुस्तकें। तीसरा जो है ये सही होगा आपका, वे संसाधन रहित, जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल चीज़ कराने के लिए नहीं है, कुछ आप एक्टिविटी कराने के लिए चीज़ नहीं है बच्चों की, वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है जिससे बच्चे सीख पाएँ, मूर्त वस्तुओं के साथ अपने आप को जोड़ पाएँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पुस्तकें बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। चौथा क्या है, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। ये नहीं होगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
ये ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल करिकुलम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 वो इसकी समझ से प्राप्त होती है। देखिए जो पाठ्यक्रम है ना, जो ये आपका एनसीएफ बनाया गया है उसका एकमात्र लक्ष्य है लचीलापन लाना और बच्चे एक्टिविटी करके चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, जब एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कंस्ट्रक्शन से, रचना से, क्रिएटिविटी से बात होती है। व्यवहारवाद वहाँ पे गलत हो जाएगा, संज्ञात्मक सिद्धांत गलत हो जाएगा, मानवतावाद गलत हो जाएगा। एकमात्र आपका होगा कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनावाद। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन आ जाना। जब भी ऑप्शन में समझ लो कि ये सही होने वाला है, उसको मार के चले आओ, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में बच्चों को प्रेरित माना जा सकता है। कब माना जाएगा कि बच्चे प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वो तो डर से भी आपके बना सकते हैं ना, अनुशासन तो एक गलत हो सकता है। सभी की उपस्थिति नियमित है, ये भी कोई मापदंड नहीं है कि बच्चे मोटिवेटेड हैं आपका क्लास लेने के लिए। तीसरा है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। जब भी बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं और बच्चों उत्सुक होते हैं तो यहाँ से ये समझ में आता है कि बच्चे मोटिवेटेड हैं, उनका कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, तभी तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे इंटरेस्टेड हैं तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक जब हम टीचिंग की बात करते हैं ना, जब भी हमें क्लास को सुपरवाइज करते हैं, अगर सारे के सारे बच्चे शांत हैं आपके, तो इसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, या फिर वो अनुशासित नहीं हो, डरे हुए हैं, हिचकिचा रही हैं आपसे पूछने में। और अगर बच्चे आपसे पूछ रहे हैं तो पूछने का मतलब क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन ये है कि वो शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रश्न पूछते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों का उपयोग करके सामग्री की व्याख्या करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक क्या कर रहा है, विभिन्न सामग्रियों का उदाहरण देके कर रहा है। सभी चारों ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा उपयुक्त आंसर है, कौन सा सही होना चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा देनी चाहिए। और लास्ट में है आपका नियमित मूल्यांकन परीक्षा का आयोजित की जानी चाहिए। जब भी मूल्यांकन की बात आ जाएगी भाई, वो ऑप्शन आपका वहीं गलत हो जाएगा। जब भी बांटने की बात होती है वो ऑप्शन आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। तो चौथा तो सीधे सीधे गलत हो गया। और विभिन्न उदाहरणों के दृष्टांतों का उपयोग सामग्री की करने की व्याख्या करनी चाहिए, ये सही है। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं कि वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब हम वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें से अगर सबसे बेटर हम चुनने की बात करेंगे वो तीसरा हो जाएगा कि वास्तविक जीवन से स्थितियों को जोड़ना और एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ये सबसे बेस्ट होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सीखने के माहौल में जिस अनुशासन की भूमिका होती है वह उस तरह का होता है जो मदद करता है। अनुशासन कैसा होना चाहिए? कह रहा है कि बच्चों ऐसा अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को मौन पैदा कर दे, बच्चे को चुप करा दे। मैंने बताया ना कि अगर बच्चे चुप है तो इसका मतलब वो नहीं सीख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक निर्देश देने के लिए, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, ये भी सही नहीं है। बच्चे को अपने पाठ को रट कर याद करते हैं। जब रटने की बात होती है, रोट मेमोराइजेशन की बात होती है, वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। लास्ट में क्या बचेगा? चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। यही है आपका एक डिसिप्लिन का जो रोल है, वो यही है कि बच्चे अपना जो सीख रहे हैं उसको मॉनिटर कर सकें और उसमें सुधार कर सकें। तो आशा है कि आपको 20 जो क्वेश्चन थे वो समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली लाते हैं और लाते रहेंगे। और कमेंट करिएगा कि आपको क्या देखना है, क्या समझना है। अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।
और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।